तो आ, जय महाकाल। आज है लेक्चर नंबर 5। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। तो चालू करते हैं। आज हम लोग तो करना है जॉइनिंग एंजाइम करना है। हम लोग ने बहुत से टॉपिक कर लिए थे। ठीक है। नेमिंग ऑफ लेस्टेशन एंजाइम कर लिया था। तो हम लोग ने काटने वाला एंजाइम कर लिया, लाइसिन एंजाइम कर लिया, क्लीविन एंजाइम कर लिया। अब हम लोग तो करना है क्या कहते हैं जॉइनिंग एंजाइम। अब हम लोग तो करना है जॉइनिंग एंजाइम। तो जॉइनिंग एंजाइम में जॉइनिंग एंजाइम जो है ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो अलग अलग सेल्यूलर फ्रेगमेंट है, मतलब जो हम लोग का डिजायर डीएनए है प्लस, यानी सेल्यूलर फ्रेगमेंट बोल सकते हो या डीएनए फ्रेगमेंट ज़्यादा सही है। जो डीएनए फ्रेगमेंट है, मतलब जो हमारा डिजायर जीन है वो भी डीएनए है, और जो वेक्टर है वो भी डीएनए है। अब आप बोलोगे वेक्टर क्यों डीएनए, क्योंकि जिन जेनेटिक मटेरियल सभी ऑर्गेनिज्म का धरती पे डीएनए है। ऐसे वायरस, कुछ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। तो हम लोग वायरस की प्रॉपर्टी किसी को थोड़ी देना चाहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बेनिफिट हो ना, ह्यूमंस का बेनिफिट हो। तो हम लोग किसी और ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी उसमें लगाना चाहेंगे। जैसे वो हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फंजाई हो गया, कोई प्रोटिस्टा हो गया, कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, इनकी लगाना चाहेंगे। और इनकी जो प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्रेस करवाना चाहेंगे, लार्ज अमाउंट में बनवाना चाहेंगे। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। और अगर मैं उसे किसी वेक्टर में जोड़ के अंदर जाने दूं, तो वो वेक्टर भी क्या होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। आरएनए तो जुड़ेगा नहीं। और अगर चलो मान लेते किसी तरीके से जोड़ भी दिए तब भी वो काम नहीं ही करेगा। तो डी आरएनए का एप्लीकेशन और डीएनए का एप्लीकेशन बहुत अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, टी ये क्या कर रहा है, डीएनए के किसे जोड़ रहा है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ रहा है। अलग अलग डीएनए के छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स है उन्हें आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। उन्हें क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम करता है जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये क्या करता है, जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स में मदद करता है। जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जॉइनिंग, यहाँ पे आईएनजी आएगा, जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट जॉइनिंग में मदद करता है। ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट जॉइनिंग में मदद करता है। अब अगर इधर हम लोग एग्जांपल लेने चाहें तो क्या लेंगे, डीएनए लाइगेज। जैसे हम लोग ने ह्यूमन इंसुलिन वाले में एग्जांपल लिया था, तो उसमें हम लोग ने लाइगेज लिया था, पर ये किसे जोड़ रहा है, लाइगेज तो बहुत से फ्रेगमेंट्स को जोड़ सकता है। वो आरएनए लाइगेज भी हो सकता है, डीएनए लाइगेज भी हो सकता है। तो तीन न्यूक्लियोटाइड तो ही तो जोड़ना है। तो आरएनए लाइगेज क्या करेगा, दो आरएनए के फ्रेगमेंट तो जोड़ेगा। पर हम लोग यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट तो जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल में क्या लेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट। क्या लें, यानी डीएनए लाइगेज, सॉरी डीएनए फ्रेगमेंट नहीं, डीएनए लाइगेज। क्या लेंगे, डीएनए लाइगेज, क्योंकि हम लोग तो क्या जोड़ना है, डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ना है, इसीलिए डीएनए को जोड़ने वाला लाइगेज चाहिए। अब इसे और क्या बोला जाता है, ये क्या कर रहा है, दो मॉलिक्यूल, मैकुलर मॉलिक्यूल तो जोड़ है। डीएनए क्या है, मैकुलर मॉलिक्यूल। तो ये दो मैकुलर मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट्स या पार्ट पार्ट तो जोड़ रहा है। तो इसे मैं क्या मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोल सकता हूँ, क्या मैं इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोल सकता हूँ, हाँ सर बोल सकते हो। क्या मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोल सकता हूँ। तो ये दो मैकुलर मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल को ही तो जोड़ रहा है, हाँ कि ना। ठीक है। तो इतनी सी बात होती है। फिर हम लोग आते हैं क्लोनिन वेक्टर पे। क्लोनिन वेक्टर क्या है, जो आपका डिजायर जीन है उसे होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करवाने में मदद कर रहा है। मतलब कैसे सर, जैसे हमारा जो डिजायर जीन है, अगर मैं उसे ऐसी उसके अंदर डाल दूंगा होस्ट सेल के अंदर, तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसके पास ओली साइट नहीं रहेगा। तो उसे ओली साइट प्रोवाइड कौन करवा रहा है, या उसके साथ जुड़ के ओली साइट अवेलेबल कौन करवा रहा है, वो है क्लोनिन वेक्टर, वो है क्लोनिन वेक्टर। जैसे मैंने ह्यूमन इंसुलिन वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है उस वो ऐसे तो ई कोलाई में रेप्लिकेट नहीं कर रहा था, वो एक प्लाज्मिड के साथ जुड़ जा रहा था जो उसे होली साइट प्रोवाइड कर रहा था। तो वो जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर है, वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है। तो और वो किस में मदद कर रहा है, उस जो डिजायर जीन है उसकी क्लोनिंग में, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में मदद कर रहा है, किसमें, सेल में। और क्या बनता है, जीन का क्लोन बनता है ऑब्वियसली। तो एकदम सेम टू सेम जीन बनता है, और 99% सिमिलर रहता है। ठीक है। एक तो वो भी हल्की सी मिस्टेक के कारण कहीं गड़बड़ी आ सकती है, वरना एकदम क्लोन बनता है, इसीलिए क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं इसे।
रेप्लिकेटिंग वेक्टर नहीं, क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। तो ये क्लोन बनाने में मदद करता है, हाँ कि ना। तो इसमें क्या रहता है, ये क्या रहता है, वेक्टर डीएनए रहता है। इसमें हम लोग बात करते हैं वेक्टर डीएनए की। मतलब जो हम लोग वेक्टर लिए वो डीएनए ही रहेगा, वो डीएनए ही रहेगा। मैंने अभी समझा दिया, क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका डीएनए ही वो है क्या, जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ वायरस। और वायरस की प्रॉपर्टी हम लोग तो थोड़ी चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म में, हम लोग तो थोड़ी चाहिए कि कोई और ऑर्गेनिज्म भी हम लोग में क्या कर दे रहा है, डिजीज कॉज कर दे रहा है। तो हम लोग जो हम लोग वेक्टर लेंगे वो डीएनए ही रहेगा, वो डीएनए ही रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसे लिखते हैं डीएनए, यानी वेक्टर डीएनए। इसीलिए इसे क्या लिखते हैं, वेक्टर डीएनए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये एक ऐसा डीएनए है जो हमारे डिजायर जीन को मदद कर रहा है, जो हमारे डिजायर जीन को मदद कर रहा है होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट करने में। ये उसके साथ जुड़ जा रहा है और होस्ट सेल में डाल दे रहे हैं इसे, और ये वहाँ पे इसके पास रोली साइट है, तो ये उस डिजायर जीन को भी मल्टीप्लाई करवा रहा है, जिससे हमारा जो व्यू है या जो हमारा विजन है काम का वो पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा डीएनए है जो यूज हो रहा है ऐसा कैरियर, डीएनए यूज ऐसा कैरियर। ये कैसी तरह से यूज हो रहा है, कैरियर। अब ये कैरियर की तरह से कैसे, कि हम लोग उस जीन तो इस पे घुसा दे रहे हैं और ये फिर उसे होस्ट सेल में लेके जा रहा है। तो कोई किसी चीज़ तो लेके जाता है तो वो उस चीज़ का कैरियर होता है, हाँ कि ना। यस सर। तो डीएनए ये एक ऐसा डीएनए जो यूज हो रहा है ऐसा कैरियर, यूज एज कैरियर। ठीक है, यूज है कैरियर का। अब किस चीज़ का कैरियर है, यूज एज कैरियर ऑफ फॉरेन डीएनए, ऑफ फॉरेन डीएनए, ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी कैरियर फॉल ऑफ की जगह ये लिख लेते हैं कि ये कैरियर है, फॉरेन डीएनए था, उससे अच्छा आगे सेंटेंस बनाते बनेगा ज़्यादा सही से। ये कैरियर फॉल, ये कैरियर किस चीज़ के लिए है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, आउटसाइड जो एनवायरनमेंट देंगे उससे होस्ट सेल के अंदर लेके जाने के लिए। क्योंकि हम लोग जब वो करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बैक्टीरिया इसमें ही लाए और ऐसे ही घुसेल जाएगा, ये हमारा जो आर डीएनए रहेगा वो ऐसे ही घुसेल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, पैटेली डिश लेंगे, पैटेली डिश में न्यूट्रिटिव मीडियम बनाएंगे, उसमें वो डालेंगे, होस्ट सेल की ग्रोथ करवाएंगे, फिर उसमें क्या कहते हैं वो डाल देंगे लेस्टेशन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, फॉरेन डीएनए और वेक्टर, पांचों चीज़ें ऐसे डाल देंगे एक ही पैकेज में और वो फिल होगा। ठीक है, तो इसे आगे पढ़ेंगे इसमें क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। तो ये जो डीएनए है ये इस बाहर के मीडियम से अंदर लेके जा रहा है। तो ये क्या है, कैरियर फॉर ट्रांसफरिन। ये क्या है, कैरियर फॉर ट्रांसफरिन। क्या है, कैरियर फॉर ट्रांसफरिन फॉरेन डीएनए, ट्रांसफरिन फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए, कैरियर फॉर ट्रांसफरिन फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट, इनटू अ सुटेबल होस्ट, एक सुटेबल होस्ट के अंदर, मतलब जहाँ पे ये अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाए और वो जो कैलेटल है वो आसानी से एक्सप्रेस हो पाए। इनटू अ सुटेबल होस्ट, हाँ कि ना, इनटू अ सुटेबल होस्ट, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, इस सुटेबल होस्ट में क्या हो पाए, ये घुसा पाए जहाँ पे ये अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाए, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए। उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए। उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए। ठीक है, अब जो वेक्टर डीएनए है वो सिर्फ क्या प्लाज्मिड हो सकता है, ऐसा नहीं है। वेक्टर डीएनए जो है वो और भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कैसे सर, एक तो ये प्लाज्मिड हो गया, फिर हम लोग तो पता है एक वायरस आता है, एक हम लोग तो पता है एक वायरस आता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज, जो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा देते हैं टीचर लोग किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा देते हैं। एक वायरस होता है बैक्टीरियोफाज, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है डीएनए। वो क्या रहता है, डीएनए। और ये मैंने अभी बताया था ये बैक्टीरियोफाज रहता है, ये किसे इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया। तो ये इन्फेक्ट कैसे करता है बैक्टीरिया, तो इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये किस में डाल देता है, बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है, बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। तो मैं किसी तरीके से अपना जो फॉरेन डीएनए है अगर इसमें घुसेल दूँ
तो मेरा फॉरेन डीएनए इसी के साथ मिलके किधर चल देगा, बैक्टीरिया के अंदर चल देगा और वहाँ पे रेप्लिकेट होना चालू हो जाएगा, वहाँ पे रेप्लिकेट होना चालू हो जाएगा। तो मेरे पास दो वेक्टर आ गए। कौन कौन से दो वेक्टर आ गए? एक आ गया मेरे पास प्लाज्मिड, एक कौन आ गया मेरे पास? प्लाज्मिड आ गया, एक मेरे पास आ गया प्लाज्मिड, और एक मेरे पास आ गया कौन? बैक्टीरियोफाज। एक कौन आ गया? बैक्टीरियोफाज। एक मेरे पास कौन आ गया? बैक्टीरियोफाज आ गया। कौन आ गया? बैक्टीरियोफाज आ गया, या बैक्टीरियोफेज आ गया बोल सकते हैं। कौन आ गया? बैक्टीरियोफेज आ गया। ठीक है, तो समझ में आए? इतनी बात समझ में आई? बैक्टीरियोफेज आ गया, हाँ कि ना? अब ये जो बैक्टीरियोफेज है और ये प्लाज्मिड है, ये किस चीज़ में मदद कर रहे हैं? ये बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर है। तो इनके पास क्या एबिलिटी है? एबिलिटी है क्लोन करने की, रेप्लिकेट करने की। मतलब क्लोन कैसे हो रहा है? रेप्लिकेशन से। मतलब इनके पास रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी है बैक्टीरियल सेल में, और ये रेप्लिकेट करने के लिए जो बैक्टीरिया का जीनोम है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो सर आपने तो बोला था बैक्टीरियोफाज जो रहता है वो तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाता है और फिर रेप्लिकेट करता है। तो मैंने वो एक प्रकार से बैक्टीरियोफाज की बात की थी। पर बैक्टीरियोफाज दो तरीके से काम करते हैं। एक जो अपना डीएनए डालता है तो वो अकेले मल्टीप्लाई करता है, एक होता है जो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिलकर मल्टीप्लाई करता है। तो हम लोग कौन से यूज़ करेंगे? जिनके पास खुद इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी होगी। अब ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब कि वो जो है वो ऐसा नहीं है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसी हिसाब से रेप्लिकेट करेंगे, वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेंगे। चाहे तो वो एक सेल में एक ही लाइन बिना मल्टीप्लाई किए हुए जो पेरेंट से मिला है बस वही लाए, या वो अपने में भी मल्टीप्लाई करते दो बना सकते हैं। मतलब सर कैसे? मान लेते हैं ये एक वो है होस्ट जिसके अंदर अनलो ने वो डाल दिया है। कौन? अनलो ने प्लाज्मिड डाल दिया है, या इसे मान लो बैक्टीरियोफाज का वो है डीएनए। तो ये यहाँ पे सेल अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो ये खुद से मल्टीप्लाई करते अपनी कॉपी बना सकता है। ये अपनी खुद से मल्टीप्लाई करते कॉपी बना सकता है। ठीक है, तो अभी तो सेल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा और ये खुद से कॉपी बना ले रहा है प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज का डीएनए। मतलब ये बैक्टीरिया के जीनोम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉर रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि जब बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट करेगा तभी करेगा, ऐसा नहीं है। या अगर ये मान लेते हैं ये वो कर गया, क्या करते हैं, वो डिवाइड कर गया, अपनी प्रोजेनी बना लिया, तो इसकी प्रोजेनी में जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएंगे, अब वो जो हैं ये चाहें तो ये इधर भी मल्टीप्लाई करके इस कंडीशन में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं। वो क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। वो चाहें तो अपने अकेले सेल में एक भी ले सकते हैं और मल्टीप्लाई करके मल्टीपल भी हो सकते हैं, हाँ कि ना? ताकि कैरेक्टर अच्छे से एक्सप्रेस, वो डिपेंड करता है कि क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाना है, या कैसा प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज का तो डीएनए एक ही सेल में मल्टीपल बन जाता है, हाँ कि ना? प्लाज्मिड के ऊपर फिर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज है, जो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज है, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज है, ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से। और किस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट है? फॉर रेप्लिकेशन। किस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट है? फॉर रेप्लिकेशन। तो ये क्या है? बैक्टीरियोफाज है, ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये है इंडिपेंडेंट। किस चीज़ के लिए? रेप्लिकेशन के लिए। इंडिपेंडेंट फॉर रेप्लिकेशन, फॉर रेप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, अब किससे इंडिपेंडेंट है? बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से। बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो एसेंशियल फीचर आगे। अब जो है प्लाज्मिड की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब जो है थोड़ी प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं, थोड़ी प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं, थोड़ी प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है ये है क्या? ये एक बैक्टीरिया या एक प्रोकैरियोट में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर डीएनए, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड
डीएनए है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब कि ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से अलग मिलता है साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और ये क्या करता है? इंडिपेंडेंट है रेप्लिकेशन के लिए। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है रेप्लिकेशन के लिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब जैसे मैंने प्लाज्मिड तो लाया था, मैं एक प्लाज्मिड लाया था ह्यूमन इंसुलिन वाले एग्जाम्पल में, और उसमें ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन घुसेल दिया था किसके थ्रू? लेस्टेशन एंजाइम और लाइगेज के थ्रू, और फिर मैंने उसे ई कोलाई में घुसेल दिया था। मतलब एक प्लाज्मिड तो अगर मैं किसी बैक्टीरिया से निकाल लूँ और उसे किसी और होस्ट सेल में डाल दूँ तो वो क्या काम करेगा? हाँ बिल्कुल काम करेगा। वो क्या करेगा? काम करेगा। वो क्या करेगा? काम करेगा। तो जो ये है प्लाज्मिड जो है वो कैन बी टेकन आउट, वो बाहर निकाला जा सकता है एक बैक्टीरिया से, और उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दूँ तो वो काम करेगा। इसीलिए उसे बैक्टीरिया से बाहर निकाला जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है? लेस्टेशन एंजाइम और डीएनए लाइगेज का यूज करके एक डिजायरेबल या अनलोता जो डिजायर जीन है डीएनए का वो है पाथ जीन, उसके साथ क्या कर दिया जाता है? इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। कैन बी टेकन आउट ऑफ बैक्टीरिया, क्या किया जा सकता है? बैक्टीरिया से बाहर निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बैक्टीरिया से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं? उसे जोड़ देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं? इसे कंबाइन कर देते हैं। इसके बाद इसे कंबाइन कर देते हैं विद डिजायर डीएनए सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट, क्या बोलें? फ्रेगमेंट बोल सकते हैं। कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन विद डिजायरेबल डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स, डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट बोल सकते हो। डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट मतलब हमारा मन चाहा डीएनए सेगमेंट से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। हाँ कि ना? किसकी मदद से? लेस्टेशन एंजाइम और डीएनए लाइगेज। किसकी मदद से जोड़ेंगे? लेस्टेशन एंजाइम और डीएनए लाइगेज। किसकी मदद से? लेस्टेशन एंजाइम और डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज तो मैं डीएल लेती हूँ, तो ये क्या है? डीएनए लाइगेज, और ये क्या है? लेस्टेशन एंजाइम। अब किसके बारे में बात करनी है? अब हम लोग तो बात करनी है उसके बारे में, बैक्टीरियोफाज के बारे में। तो बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज है बेसिकली, बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज बेसिकली वायरस है जो बैक्टीरिया तो इफेक्ट करता है, जो बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट करता है। तो अगर मैं बैक्टीरियोफाज के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं बैक्टीरियोफाज के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में? बैक्टीरियोफेज बोल सकते हो या फाज, बैक्टीरियोफेज। अगर मैं बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करता हूँ तो ये क्या करता है? ये वायरस है। ये बेसिकली क्या है? वायरस है। नाम से तो बैक्टीरियो मतलब वो बैक्टीरिया लगता है, पर असल में ये वायरस है जो इन्फेक्ट करता है, जो इन्फेक्ट करता है किसे? बैक्टीरिया। तो इसीलिए इसका नाम बैक्टीरियोफाज है। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट करता है। हाँ कि ना? यस सर, ये बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट कर रहा है। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है दो प्रकार की होती हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लाइटिक लाइफ साइकिल और एक होती है लायोजेनिक लाइफ साइकिल। क्या होती है? एक होती है लाइटिक लाइफ साइकिल और एक होती है लायोजेनिक लाइफ साइकिल। ठीक है। अब ये लाइटिक और लायोजेनिक क्या है? बेसिकली क्या है लाइटिक और लायोजेनिक? जो मैंने आपको बताया ना कि एक तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा है और एक क्या है? तो उसके बैक्टीरियल जीनोम के साथ मिलकर रेप्लिकेट कर रहा है, तो वही है। ठीक है, वही है जेनिक लाइफ साइकिल, लायोजेनिक लाइफ साइकिल। तो मैंने जो बताया ना कि एक बैक्टीरियोफाज क्या करता है? उसके साथ मिल जाता है और बता देते हैं होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाता है और उसके होस्ट के डीएनए के साथ रेप्लिकेट कर ला लेता है। ठीक है, होस्ट के डीएनए के हिसाब से।
एक क्या करता है, एक होस्ट के डीएनए के साथ नहीं मिलता, पर उसकी मशीनरी वहाँ पे जो रेप्लिकेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं उनका यूज़ करते उस होस्ट के अंदर अपने आप ही रेप्लिकेट कर ला लेता है, चाहे होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट कर ला हो या ना कर ला हो। तो मतलब कि दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज हो गए, तो दो प्रकार की लाइफ साइकिल इसमें दिखती है। अब ये जो लाइटिक लाइफ साइकिल है, इसमें लाइटिक का मतलब होता है तोल देना। लाइटिक का मतलब क्या होता है, तोल देना। कहीं पे भी हम लोग लाइसिस या लाइटिक यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है तोल देना। तो ये किस चीज़ को तोल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये होस्ट के सेल को ही तोल दे रहा है। यहाँ पे ये सेल लाइसिस कर दे रहा है, ये यहाँ पे सेल लाइसिस कर दे रहा है। मतलब सर कैसे सेल लाइसिस कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया और ये इसका जीनोम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज आया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज आया, फेज आया बोल सकते हैं, बैक्टीरियोफेज आया। अब ये क्या किया, अपने डीएनए को इसमें छोड़ दिया, ठीक है। अब ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए क्या करेगा, इसमें मल्टीपल अपनी कॉपीज बना लेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, ठीक है। ये बना लिया, अपनी मल्टीपल कॉपी बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये वापस से इनका जो ये बाहर का कोट है प्रोटीन का, तो ये जो आरएनए हैं या ये जो इसके डीएनए है और जो इसका जीनोम है, क्या ये इन प्रोटीन के लिए, जो ये बैक्टीरिया के बाहर की ओर बने हुए ये जो प्रोटीन है, क्या इनके लिए कोड नहीं कर रहा होगा, करेगा कोड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया था इसका ये जीनोम हो गया, तो कोड करते ये क्या बना लेगा, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज अंदर ही बना लेगा, ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज अंदर ही बना लेगा, ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज अंदर ही बना लेगा। तब ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज अंदर ही बन जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि सेल फूल जाता है और सेल क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। और जब सेल ऐसे बर्स्ट होता है तो ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गंदा डायग्राम बन रहा है, उसके चक्कर में जगह कम होने थी में, तो ऐसे बाहर ये निकल जाते हैं। मतलब ये क्या कर लें, सेल लाइसिस करवा दे लें। और ये यहाँ पे सेल लाइसिस किसके थ्रू करवा लें, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करके, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करके, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि हम लोग ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं किसमें, उसमें बताते थे कोलोनिन वेक्टर में। पर ये तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, तो उन वायरल यानी वायरल प्रोटीन के लिए भी कोड करेगा जो इसकी कवलिन बनाते हैं, और फिर वो कवलिन में वैसे अरेंज हो जाएगी जो बैक्टीरियोफेज का एक्चुअल स्ट्रक्चर रहता है और बाहर निकल जाएंगे ऐसे फोल्ड के ये सेल को। तो क्या जब मैं डिजायर डीएनए डालूंगा तब भी ये अगर ऐसे ही करेंगे तो मेरा होस्ट सेल में डालने का तो काम बर्बाद हो जाएगा। तो होस्ट सेल में मैं डाला था होस्ट सेल से काम करवाने के लिए, और ये मैंने डाला और जिस चीज़ को मैंने डाला वही होस्ट सेल की मृत्यु का कारण बन गई, उसे मृत्यु की संज्ञा पे चढ़ा दी वो। तो क्या ये किसी काम का बचेगा मेरे, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो इसके पार्ट हैं जो इस वायरल प्रोटीन के लिए कोड कर ले लेते हैं, इन्हें डिसआर्म करना पड़ेगा। मतलब इनकी जो ये ताकत है इसे हटानी पड़ेगी, तभी जाके मैं इनका यूज कर पाऊंगा। तो मैं बैक्टीरियोफेज का किस फॉर्म में यूज करता हूँ, डिसआर्म फॉर्म में यूज करता हूँ। किस फॉर्म में यूज करता हूँ, डिसआर्म्ड फॉर्म में यूज करता हूँ। यह आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर लूँगा, डिसआर्म कर लूँगा, इसकी ये जो ताकत है इसे क्या कर लूँगा, हटा दूंगा, तभी जाते इसका यूज मैं करूँगा, ठीक है। अब लाइसोजेनिक क्या होता है फिर सर, लाइसोजेनिक क्या होता है, जब वायरल जीनोम लेता है, वायरल जीनोम किसके साथ मिल जाता है, वायरल जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिल जाता है। वायरल जीनोम क्या करता है, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिल जाता है, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिल जाता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के जीनोम के साथ ये मिल गया, तो सर ये तो क्या इसमें भी ऐसे अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई करेगा और फाड़ के निकल जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। क्यों बताओ, क्योंकि जब ये डीएनए वायरल यानी ये जो वायरल जीनोम है ये बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिल जाएगा, तो जब बैक्टीरिया का जीनोम मल्टीप्लाई करेगा तो बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये फिर तो ये बैक्टीरिया के ऊपर कवर क्यों लिया, ये बैक्टीरिया के ऊपर घेरा क्यों, क्योंकि इसे अपनी मशीनरी मिल गई। अभी ये यहाँ पे भी वायरल प्रोटीन सिक्रीट करेगा, बनाएगा, पर वो पूरे बैक्टीरिया में ही फैल जाएंगे और इस बैक्टीरिया से ये आगे
दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया के लिए तो ये हार्मलेस हुआ ना, बैक्टीरिया के लिए तो ये हार्मलेस हुआ, तो ये बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिल जाता है और रेप्लिकेट करता है हार्मलेसली। यहाँ पे ये बैक्टीरिया को नहीं मारता है, ये रेप्लिकेट करता है हार्मलेसली, तो बैक्टीरिया तो जिंदा रहता है। फिर ये उन प्रोटीन का यूज करते बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डिजीज पहुंचाता है। ठीक है, तो ये रेप्लिकेट करता है कैसे, हार्मलेसली। कैसे रेप्लिकेट करता है, हार्मलेसली रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले है ना, मतलब इससे पहले और चीज़ समझ लेते हैं लाइटिक साइकिल के बारे में। लाइटिक साइकिल के बारे में ही एक और चीज़ समझनी है, यानी थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं और या समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे लाइटिक साइकिल में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर समझना है तो समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो लाइटिक साइकिल रहती है वो इन्वॉल्व करती है क्या, रिप्रोडक्शन। उसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ क्या कहते हैं, वायरस। तो ये जो लाइटिक साइकिल के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, हाइलाइटर यूज कर लेते हैं लिखने के लिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो ये लाइटिक साइकिल है। कौन, लाइटिक साइकिल। अरे ये साइकिल लिखा हूँ ना, CYCLE, लाइटिक साइकिल के बारे में लिख रहे हैं, वही अच्छा था। ठीक है, लाइटिक साइकिल है, ये क्या कर रही है, ये डील करती है रिप्रोडक्शन के, किसके, वायरस के रिप्रोडक्शन थे, वायरस के रिप्रोडक्शन के, वायरस के रिप्रोडक्शन से ये डील करती है। अब वायरस का रिप्रोडक्शन ये किसके थ्रू कर रही है, ये बताते थे बैक्टीरिया की मशीनरी का यूज़ करते, किसके थ्रू करते, बैक्टीरिया के सेल का यूज़ करते, किसके थ्रू कर रही है, बैक्टीरिया के सेल का यूज़ कर रही है। हाँ कि ना, ये बैक्टीरिया के सेल का यूज़ कर रही है, क्या ये यूज़ कर रही है बैक्टीरिया के सेल का, तो आंसर होगा हाँ सर, ये बैक्टीरिया के सेल का यूज़ कर रही है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया का सेल का यूज़ क्यों कर रही है, ताकि वायरस रिप्रोड्यूस कर पाए, ताकि वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाए, और वायरस रिप्रोड्यूस करता है तो क्या बनते हैं, मोर वायरस बनते हैं, और क्या बनते हैं, और वायरस बनते हैं, बहुत सारे वायरस बनते हैं, और वो जब वायरस बाहर निकलते हैं तो बैक्टीरिया के सेल को फाड़ते हुए निकल जाते हैं, और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, और बता देते हैं जब निकलते हैं तो बाहर वायरस के बैक्टीरिया के सेल तो क्या कर देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं, बर्स्ट बैक्टीरिया सेल, बर्स्ट कर देते हैं किसे, बैक्टीरिया के सेल को। ठीक है, और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, फाड़ के निकल जाते हैं उसके अंदर से। हाँ कि ना, तो बैक्टीरियोफेज जो रहता है उनके पास क्या, तो इतना वो है प्रॉपर्टी जिसके कारण वो जल्दी मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है हाई नंबर पर सेल की, बता देते हैं ये एक मतलब कि ये ऐसे लिखा जाता है कि बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। मतलब इनके पास ये इनके भी पास एबिलिटी है कि ये बहुत जल्दी हर एक सेल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक ही सेल में बैक्टीरिया के बहुत सारे वो बना सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 2 बनाए थे, ये 10, 20, 12 ऐसे बना सकते हैं एक बैक्टीरिया के छोटे से सेल में, ये बहुत हाई नंबर पर सेल बना सकते हैं, जिसके कारण इनका जीनो क्यों, हाँ, जिसके कारण इनके बैक्टीरियल सेल में बहुत ज़्यादा कॉपी हो जाती है इनके जीनोम की। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, अब इस अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये डिजीज कॉज कर रहा है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये सेल में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते उसे फाड़ के निकल जाता है, तो सर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स भी इसी चीज़ में छुपे हुए हैं, जिस चीज़ में को हम लोग तो बुरा लग रहा है कि इतनी जल्दी रेप्लिकेट करते बैक्टीरिया सेल को मार के निकल जा रहा है। और दूसरा बेनिफिट किस चीज़ में छुपा हुआ है कि ये बैक्टीरिया सेल में आसानी से घुस जा रहा है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये कैरी कर सकता है लार्ज फ्रेगमेंट्स, तो ये कैरी कर सकता है लार्ज फ्रेगमेंट्स, तो ये किसके बेनिफिट्स हैं, फेज वेक्टर या बैक्टीरियोफेज के, किसके बेनिफिट्स हैं, और फेज वेक्टर बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज को जब वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं फेज वेक्टर। हाँ कि ना, हाँ कि ना, उसे क्या बोलते हैं, फेज वेक्टर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फेज वेक्टर बोलते हैं। हाँ कि ना,
तो ये क्या कर सकता है, ये लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ये क्या कर सकता है, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स तो कैरी कर सकता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये पहले लिख लेते हैं, ये लार्ज डीएनए, ये एन है, डीएनए मॉलिक्यूल तो कैरी कर सकता है। ऐसा क्यों सर, ये लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी क्यों कर पा रहा है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये एक प्लाज्मिड है, ये क्या है, एक प्लाज्मिड है। तो अगर मैं इसमें काट के जोड़ूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लेंथ तो और इतना बढ़ा दूंगा। ऐसा तो नहीं है ये इतना सा है और इसे इतना ज़्यादा कर दूंगा, तब तो ये काम नहीं करेगा। मतलब ये लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल तो कैरी नहीं कर पाएगा, छोटा सा ही कैरी कर पाएगा, हाँ कि ना। स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल तो कैरी कर पाएगा। पर मान लेते हैं ये एक बैक्टीरियोफाज है, ये क्या है, एक बैक्टीरियोफाज है, हाँ कि ना, ठीक है। और इसके अंदर जो इसका डीएनए ऐसे लपेटाया हुआ है, तो ये जो है, ये अगर खुद में लपेटाया हुआ है तो ये और ज़्यादा और इसमें जोड़ दूंगा तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जो इसमें लपेटा के, तो जब डीएनए लपेटा जाता है तो वो छोटी जगह में भी आ जाता है। तो ये क्या लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, हाँ सर ये कर सकता है, हाँ कि ना। तो सर आप उसे प्लाज्मिड में क्यों नहीं लपेट दे रहे, तो प्लाज्मिड में लपेटने वाली प्रॉपर्टी ही नहीं है ना। प्लाज्मिड में मैं ऐसा तो नहीं कर लूँगा, तो ये जो प्लाज्मिड है ये ऐसा है, पर जब मैंने इसमें लार्ज मॉलिक्यूल जोड़ दिए और आप जैसे बोले थे लपेट दो, तो ऐसे ऐसे कर दूंगा क्या, ये किस काम का प्लाज्मिड बचेगा फिर। प्लाज्मिड पूरी तरीके से सर्कुलर होता है, ठीक है, समझ में आया। तो प्लाज्मिड जो है वो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल तो को कैरी नहीं कर सकता, पर जो बैक्टीरियोफाज है वो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल तो कैरी कर सकता है। दूसरा आता है कि यूजफुल है मैमिलियन सेल के लिए, ये यूजफुल है मैमिलियन सेल के लिए। ऐसा क्यों सर, वेरी यूजफुल है मैमिलियन सेल के लिए, फॉर मैमिलियन सेल। ऐसा क्यों सर, ये मैमिलियन सेल के लिए क्यों यूजफुल है, ये मैमिलियन सेल के लिए क्यों यूजफुल है सर, ऐसा क्या है कि ये मैमिलियन सेल के लिए यूजफुल है। असल में क्या होता है कि बैक्टीरियोफाज के पास एक प्रॉपर्टी है, बैक्टीरियोफाज के पास एक प्रॉपर्टी है कि एक सेल में आसानी से अपना जीनोम डाल सकता है, आसानी से अपना जीनोम उसे ऐसे उसके ऊपर बैठेगा, वो कुछ करेगा और उसके अंदर अपना जीनोम आसानी से डाल देगा। पर वहीं अगर मैं प्लाज्मिड की बात करूँ तो प्लाज्मिड का अपटेक जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। उससे अच्छा मैं एक ऐसी चीज़ को चुनूंगा जो खुद से जीनोम को डाल देगी। इसके लिए मुझे अलग अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, अलग अलग सेल के हिसाब से। उससे अच्छा मैं इस चीज़ को यूज़ कर लूँ जो अपने आप जो उसे डाल दे रहा है जीनोम को, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, यस सर। और फिर तीसरा क्या है, हाई कॉपी नंबर होना, हायर एफिशिएंसी, मतलब इनकी हायर एफिशिएंसी रहती है, मतलब हाई कॉपी नंबर रहता है, हायर कॉपी नंबर लेते हैं। जो हम लोग तो बुला लग रहा था कि ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बना लेता है और सेल को फालते निकल जाता है, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोस में ये क्वेश्चन दे दूँ कि वाई बैक्टीरियोफाज वेक्टर आर प्रिफर्ड ओवर प्लाज्मिड, तो उसके आंसर भी ये 3 ही पॉइंट होंगे। और अगर मैं ये भी क्वेश्चन दे दूँ कि बेनिफिट ऑफ बैक्टीरियोफाज क्या है, तो उसके आंसर भी यही 3 होंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है सर। ये 3 समझ में आ गए सर। अब और क्या है, क्या सिर्फ बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड ही हैं जो हम लोग नेचर से डिराइव कर लें, क्या ऐसे कुछ नहीं है कि जो प्लाज्मिड से जो फायदे होंगे और बैक्टीरियोफाज के कुछ फायदे होंगे, ऐसा तो नहीं है सिर्फ बैक्टीरियोफाज अच्छा रहेगा, बैक्टीरियोफाज में कुछ नुकसान भी होंगे बैक्टीरियोफाज का यूज करने से, फाज वेक्टर का यूज करने से। तो उन नुकसानों तो मैं अगर प्लाज्मिड में वो फायदे, वो कैरेक्टर्स जो हैं वो नुकसानदायी नहीं है, वो फायदेमंद है, तो मैं दोनों के फायदेमंद वाले कैरेक्टर तो जोड़ के क्या एक हाइब्रिड वेक्टर नहीं बना दूं। तो साइंटिस्टों ने भी यही सोचा कि अगर ये दो चीज़ हैं, ये दो चीज़ एक काम को करने में मदद कर रही है हमारी, तो क्या हम लोग इन दोनों को जोड़ के एक और अच्छा वो नहीं वो बना सकते वेक्टर। तो उन लोगों ने सोचा फिर हाइब्रिड वेक्टर के बारे में, किसके बारे में सोचा, किसके बा किसके बारे में सोचा, हाइब्रिड वेक्टर के बारे में। पहले इसे डिलीट करता हूँ। ठीक है, किसके बारे में सोचा, उन लोगों ने हाइब्रिड वेक्टर के बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा, हाइब्रिड वेक्टर के बारे में। किसके बारे में सोचा, हाइब्रिड वेक्टर के बारे में। किसके बारे में सोचा, हाइब्रिड
वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? हाइब्रिड वेक्टर के बारे में सोचा उन लोगों ने, ठीक है, हाइब्रिड वेक्टर के बारे में। अब हाइब्रिड वेक्टर बनाया कैसे था? हाइब्रिड हाइब्रिड वेक्टर जो है वो क्या बनाया था, वो किस में बना था? लैब्स में बना था। किस में बना था? लैब्स में बना था। और इसमें किया क्या था? इसमें प्लाज्मिड की अच्छी प्रॉपर्टी और बैक्टीरियोफाज की अच्छी प्रॉपर्टी को मिला के कुछ हाइब्रिड वेक्टर्स बनाने की कोशिश किए थे। कुछ हाइब्रिड वेक्टर बनाने की कोशिश किए थे, हाँ कि ना? तो इसमें प्लाज्मिड और क्या कर लिए थे? बैक्टीरियोफाज का एडिशन कर लिए थे, जिसकी जो अच्छी प्रॉपर्टी है उसका वो लेके, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफाज लिखा हूँ। तो इसमें दो प्रकार के हाइब्रिड वेक्टर अनलोटम बने हैं। वो एक है कॉस्मिड, एक है कॉस्मिड, हाँ कि ना? एक है कॉस्मिड और एक है फाजमिड। एक क्या है? फाजमिड। एक है फाजमिड, हाँ कि ना? एक है कॉस्मिड और एक है फाजमिड, हाँ कि ना? ठीक है, एक है कॉस्मिड और एक है फाजमिड। अब कॉस्मिड क्या है? ये एक प्रकार का हाइब्रिड क्या है? प्लाज्मिड है। ये एक प्रकार का जो वो है क्या कहते हैं, हाइब्रिड क्या है? प्लाज्मिड है। एक प्रकार का हाइब्रिड प्लाज्मिड है। ये बेसिकली हाइब्रिड प्लाज्मिड है, एक प्रकार का हाइब्रिड प्लाज्मिड है। मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी प्लाज्मिड की है, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी प्लाज्मिड की है, या जो इसका स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मिड की तरह सर्कुलर है, ये बोल सकते हो। और इसमें क्या रहता है? जो कंटेन करता है बैक्टीरियोफाज की एक प्रॉपर्टी को, ये कंटेन करता है लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस। लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस क्या है? बेसिकली ये क्या कंटेन करता है, पहले वो लिख लेते हैं। वो है लैम्डा फेज, लैम्डा फेज, अरे हैंडराइटिंग मेरी बहुत गंदी है यार, सुधारनी पड़ेगी, जरूरी है ही सुधारना, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है? इसमें हम लोग बैक्टीरियोफाज की ये प्रॉपर्टी तो जोड़ दिए हैं, वो है लैम्डा फेज, लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस। क्या है? लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, ठीक है, लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस ऐड कर दी। अब सर ये लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस क्या है? लैम्डा फेज होता है एक प्रकार का बैक्टीरियोफाज। ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियोफाज ही है। अब ये तो सर ये मतलब कि हम लोग एक प्रकार का बैक्टीरियोफाज जोड़ दिए, ऐसा नहीं है। इस बैक्टीरियोफाज के पास एक स्टिकी एंड होता है। स्टिकी एंड क्या होता है? जब लेस्टेशन एंजाइम डीएनए के मॉलिक्यूल तो काटता है तो वो क्या करता है? वो तो स्टिकी एंड्स बनाता है। तो उसका जो स्टिकी एंड्स है उसे बोलते हैं कॉस सीक्वेंस। ये क्या है? कॉस सीक्वेंस। तो ये एक प्रकार का कॉस सीक्वेंस है, ये एक प्रकार का यानी ये एक का वो स्टिकी एंड है। तो जो लैम्डा फेज का स्टिकी एंड है जिसका नाम है कॉस सीक्वेंस, उससे अगर मैं प्लाज्मिड में मिला दूं तो प्लाज्मिड के पास क्या आ गया? प्लाज्मिड के बाद एक स्टिकी एंड आ गया, और इस स्टिकी एंड में दूसरा जो हमारा डिजायरेबल डीएनए वो आके जुड़ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा या आल डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? मैंने एक वो प्लाज्मिड लिया, उसमें मैंने एक बैक्टीरियोफाज की प्रॉपर्टी डाल दी, उसमें मैंने एक बैक्टीरियोफाज की प्रॉपर्टी डाल दी, हाँ कि ना? यस सर। मतलब ये पूरी तरीके से बैक्टीरियोफाज नहीं है, पर इसमें मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा परसेंट प्लाज्मिड है, इसीलिए मैं इसे हाइब्रिड प्लाज्मिड बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें जो मेन इसका स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मिड का है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा ही भाग या थोड़ा सा जो स्टिकी एंड वाला भाग है, बस वही किसका है? एक बैक्टीरियोफाज का है। पर अगर मैं फाजमिड की बात करूँ तो इसमें बोथ, इसके बारे में कोई वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, पर इसमें सिर्फ ये जान लो कि इसमें बोथ क्या लेते हैं? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है पर्टिकुलर कि ये बता देते हैं कि ये प्लाज्मिड ही है या ये बैक्टीरियोफाज ही है। सिर्फ ये है कि इसमें दोनों प्लाज्मिड भी और बैक्टीरियोफाज भी है, ठीक है। अब ये जो इसके बारे में एक और चीज़ लिखा जाता है कि ये डीएनए बेस्ड है। ये क्या है? प्लाज्मिड क्या है? ये डीएनए बेस्ड है, मतलब ये डीएनए के लिए ही कैली करेगी, ये डीएनए के लिए ही कैली करेगी, डीएनए को ही कैली करेगी। अगर मुझे कहीं से भी कभी भी आ लेने तो कैली करवाना ला, तो मैं फाजमिड का यूज़ नहीं कर सकता, मैं फाजमिड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कॉलोनियल वेक्टर में बस इतना सही टॉपिक है, और ये हाइब्रिड वेक्टर तो पढ़ाते भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, पर बहुत पहले पूछता था तो पीवाईक्यू में दिख जाएगा, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये हाइब्रिड वेक्टर जो है उसमें PYQ में दिख जाएगा। अब नहीं आता तो एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर बात करने से पहले एक और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो एसेंशियल फीचर है ये बताऊंगा, ठीक है, इसे बताऊंगा। उससे पहले एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अभी तक कर लो जितनी भी बात करते हुए आए, डीएनए लाइगेज, क्लोनिंग वेक्टर, तो क्या मैं ये होस्ट सेल लिया और इस होस्ट सेल में क्या इतना आसान है मेरा इस आरडीएनए को बनाना, प्लाज्मिड तो काट के, डिजायर जीन तो काट के। पहली बात, डिजायर जीन तो एक छोटे के सेल जो आँख से देख भी नहीं सकता उसे आइसोलेट किया, फिर उस आइसोलेट सेल यानी उस डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया, फिर उस डीएनए मॉलिक्यूल से वो जीन चुना, फिर वो जीन से ताते थे जो उसमें डाला, प्लाज्मिड में डाला या क्लोनिन वेक्टर में डाला, फिर उस क्लोनिन वेक्टर तो मैं उसमें डाल दिया, ताते हैं बैक्टीरिया में, एक छोटा सा बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोप के अंदर इंजेक्शन लगाया और डाल दिया। क्या इतना आसान है? इंजेक्शन से हो जाएगा क्या ऐसा इतना छोटा सा काम हर एक में? नहीं होगा। तो एक जनरली किया क्या जाता है, क्या किया जाता है कि एक वो लिया जाता है पेटली डिस्क, यानी एक पतली डिश लिया जाता है, एक पतली डिश लिया जाता है। और क्या लिया जाता है उसमें, क्या डाल दिया जाता है उसमें, क्या डाल दिया जाता है, न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिया जाता है। उसमें क्या डाल दिया जाता है, उसमें न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिया जाता है। उसमें क्या डाल दिया जाता है, न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिया जाता है। अब न्यूट्रिटिव मीडियम डालने के बाद उसमें क्या डालते हैं, उसमें मैं डाल देता हूँ होस्ट सेल। उसमें कौन डाल देता हूँ, मैं होस्ट सेल डाल देता हूँ। फिर मैं क्या डाल देता हूँ, फिर मैं डाल देता हूँ क्लोनिन वेक्टर। फिर मैं क्या डाल देता हूँ, क्लोनिन वेक्टर। फिर मैं डाल देता हूँ डिजायर जीन। फिर मैं डाल देता हूँ लेस्टेशन एंजाइम। और फिर मैं डाल देता हूँ डीएनए लाइगेज। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है होस्ट सेल, इस पैथोलॉजी देश में प्रेजेंट है होस्ट सेल। हाँ कि ना, यस सर, होस्ट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ अभी के लिए क्लोनिन वेक्टर है, हाँ कि ना, ये प्रेजेंट है। फिर मान लेता हूँ मेरे पास ये जो डिजायर जीन है ये प्रेजेंट है, हाँ कि ना, ये प्रेजेंट है। फिर मैं मान लेता हूँ मेरे पास जो लेस्टेशन एंजाइम है वो प्रेजेंट है, और लेस्टेशन एंजाइम तो मैं एक कैची के थ्रू दिखा देता हूँ, मैं एक कैची के थ्रू दिखा देता हूँ। दूसरी बात, फिर मैं क्या देते हैं उसे एक ग्लू की तरह दिखा देता हूँ डीएनए लाइगेज को, हाँ कि ना। तो ये जो लेस्टेशन एंजाइम है ये किस पे चलेगा, इस पे भी चलेगा, और किस पे चलेगा, इस पे भी चलेगा, हाँ कि ना। ये लेस्टेशन एंजाइम अगर दोनों चीज़ यहीं पे प्रेजेंट है तो ग्लू इस पे भी चलेगा और इस पे भी चलेगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये लेस्टेशन एंजाइम और ये वाली ये चालों की कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, लेस्टेशन एंजाइम किसे काटा, लेस्टेशन एंजाइम काटा किसे, प्लाज्मिड तो काटा, ये काटा प्लाज्मिड तो। और फिर क्या किया, डीएनए लाइगेज, डीएनए लेस्टेशन एंजाइम प्लाज्मिड तो काटा और डिजायर जीन को काटा। फिर डीएनए लाइगेज क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, हाँ कि ना, दोनों को जोड़ दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा आल डीएनए बन गया। ये क्या बन गया, मेरा आल डीएनए बन गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी कंडीशन ये है कि ये है, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है लेस्टेशन एंजाइम प्लाज्मिड तो काटा, ठीक है, ताते हैं डिजायर जीन को तो काटा जहाँ से काटना चाहिए था, पर वो दोनों वापस से डीएनए लाइगेज की मदद से जिन चीज़ों से कटे थे उसी से जुड़ गए। तो स्टिकी एंड्स को दोनों में सेम ही बनेंगे, हाँ कि ना। तो वापस से जुड़ गए। तो क्या यहाँ पे आल डीएनए बना, बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ पे आल डीएनए बना, बिल्कुल भी नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनी ना, जब लेस्टेशन एंजाइम प्लाज्मिड और डिजायर डीएनए के ऊपर काम किया, हाँ कि ना, डीएनए लाइगेज के साथ। तो पहली कंडीशन क्या हुई, जिसमें दो लेस्टेशन एंजाइम वेक्टर में भी काटा, डिजायर डीएनए में भी काटा, और डीएनए लाइगेज दोनों तो जोड़ दिया। दूसरी कंडीशन क्या बनी कि लेस्टेशन एंजाइम काटा तो दोनों को, डिजायर जीन और उसे प्लाज्मिड तो, पर वो वापस से अपने उन्हीं पार्ट से जुड़ गए जिनसे वो कटे थे। किसके थ्रू जुड़े, डीएनए लाइगेज की मदद से वो उन्हीं में जुड़ गए, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, इतनी बात समझ में आई सर, ठीक है। अब क्या होगा, क्या यहाँ पे होस्ट सेल प्रेजेंट है,
तो होस्ट सेल के आसपास ये भी अवेलेबल रहेगा, ये भी अवेलेबल रहेगा, हाँ कि ना। तो क्या होस्ट सेल जरूरी है ये ले सिर्फ, वो ये भी ले सकता है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है थी वो दोनों में से कुछ ना ले। पहली बात ये हो सकती थी, पहली कंडीशन ये ले ले, दूसरी कंडीशन होती है थी ये ले ले, मतलब थी ये प्लाज्मिड ले ले सिर्फ। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है थी, ये दोनों में से कुछ ना ले। क्या जरूरी है एकदम जबरदस्ती है होस्ट सेल के ऊपर थी तू ले 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 ले, नहीं। तो यहाँ पे तीन कंडीशंस बन जाती है ओवरऑल एक्सपेरिमेंट थी, यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट थी तीन कंडीशंस बन जाती हैं। कौन सी तीन कंडीशंस? तीन कंडीशंस बन जाती हैं थी, मान लेते हैं ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल का जीनोम है, ये होस्ट सेल का जीनोम है, ठीक है। तीनों में बना लेते हैं होस्ट सेल का जीनोम और होस्ट सेल बना लेते हैं, हाँ कि ना। अरे ये ऐसा बनना था, सॉरी, ठीक है। ये इसका जीनोम है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है? अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में ये वाला लिया है, हाँ कि ना। हाँ सर, तो ये आल डीएनए को लिया है, ठीक है, आल डीएनए को लिया है। किसे लिया है? आल डीएनए को लिया है, हाँ कि ना। यस सर, आल डीएनए को लिया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनी? दूसरी कंडीशन ये वाली बनी जिसमें ये लिया है, इस वाले वेक्टर को ले लिया है, तो ये हो गया, हाँ कि ना। यस सर, ये हो गया, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या बनी? जिसमें दोनों में से किसी को नहीं लिया, जिसमें दोनों में से किसी को नहीं लिया है। तो मैंने उस समय भी बताया था कि जब एक आर डीएनए या किसी प्लाज्मिड तो मैं किसी होस्ट सेल में डालता हूँ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं किसी फॉरेन डीएनए को किसी भी होस्ट सेल में डालता हूँ तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन किन दो चीज़ों में हुई है? इसमें भी हुई है, इसमें तो हुई है। तो दी डिजायर जीन ही यहाँ पे फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड का जो पार्ट है वो भी फॉरेन डीएनए, क्योंकि वो इस सेल का पार्ट नहीं है। क्या इसमें हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ हुआ है सर, क्योंकि जो वेक्टर है वो भी तो फॉरेन डीएनए है, हाँ कि ना। तो इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये कोई सा भी फॉरेन डीएनए नहीं लिया है, ये कोई सा भी फॉरेन डीएनए नहीं लिया है, हाँ कि ना। यस सर। तो जो दो ट्रांसफॉर्मेशन शो किए हैं उन दोनों तो क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। उन दोनों तो क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। उन दोनों तो क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, हाँ कि ना। यस सर, उन दोनों तो ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं शो किए इसे क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना। यस सर, इसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, इसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, ठीक है सर। अब आगे इसी में और आगे बात करते हैं इधर, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जब मैंने पहले देश में क्या डाला? होस्ट सेल डाला, मेरा वेक्टर डाला, डिजायर जीन डाला, मैंने लेस्टेशन एंजाइम डाला और लाइगेज डाला, तो तीन कंडीशंस बनती हैं। कौन सी तीन कंडीशंस? कौन सी तीन कंडीशंस बनती हैं? पहली कंडीशन बनती है यानी पहले ओवरऑल दो कंडीशन बनती है कि वो फॉरेन जीन को लेगा कि नहीं। तो ओवरऑल दो कंडीशन बनती है, एक होती है ट्रांसफॉर्मेंट की, हाँ कि ना। ट्रांसफॉर्मेंट होने की पॉसिबिलिटी बनती है कि एक ट्रांसफॉर्मेंट है, हाँ कि ना। यस सर। और एक कंडीशन दूसरी क्या बनती है? कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। यस सर, ये कंडीशन बनती है कि दूसरा क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये एक कंडीशन बनती है। अब ट्रांसफॉर्मेंट में दो कंडीशन बनती है, एक आर डीएनए लिया है और एक सिर्फ वेक्टर ले लिया है। तो जो आर डीएनए ले लिया है वो कैसा डीएनए लिया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है। मतलब आर डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ऐसा जो आर डीएनए लिया है इसे क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट। इसे क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं, हाँ कि ना। और इसे क्या बोल सकते हैं? इसे क्या बोल सकते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसे क्या बोल सकते हैं? नॉन
रिकॉम्बिनेंट, इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर दो कंडीशन बनती है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट थी जिसमें आल डीएनए गया है, रिकॉम्बिनेशन वाला डीएनए गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना, यस सर, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना। तो इस पैथोलॉजी देश में 3 प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे, हाँ कि ना, यानी 3 प्रकार के होस्ट सेल प्रेजेंट रहेंगे। पहला प्रेजेंट रहेगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा प्रेजेंट रहेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तीसरा प्रेजेंट रहेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना। इस पैथोलॉजी देश में तीनों प्रेजेंट होंगे, तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे। पर मेरा जो एक्चुअल काम है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो यही मेरा फॉरेन डीएनए या मेरा जो डिजायर डीएनए है उसे लिया है, तो यही मेरा कैरेक्टर शो करेगा। तो क्या मुझे क्लोनिन वेक्टर ऐसा नहीं लेना चाहिए जिससे मुझे डिस्टिंग्विश हो जाए थी किसमें क्लोनिन वेक्टर में फॉरेन डीएनए जुड़ा है और वो गया है बैक्टीरिया के अंदर, हाँ कि ना। अब सर इसे क्लोनिन वेक्टर पे क्यों ले ले, होस्ट सेल पे क्यों नहीं ले ले, तो दी होस्ट सेल तो वही का वही लगेगा, होस्ट सेल में कैसे पहचान लेंगे, होस्ट सेल में अगर कोई नया कैरेक्टर आएगा तो वो किस कारणवश आएगा, वो फॉरेन डीएनए के कारण आएगा। और फॉरेन डीएनए को ला कौन लाए, या फॉरेन डीएनए के रूप में आ कौन लाए, वेक्टर, कौन ला है, वेक्टर। तो वेक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मान लो तो बताए कि सिर्फ वो वेक्टर अंदर गया है या वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के गया है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। मतलब बेसिकली ये तीनों चीजें हैं, कौन कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये तीनों उस पैथोलॉजी में प्रेजेंट है, तो मुझे पता लगाना है कि मेरे काम का कौन है, और मेरे काम का वही होगा जो फॉरेन डीएनए को लिया है, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब मुझे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को बाकी दोनों से अलग करने में कौन मदद करेगा, तो वो जिम्मेदारी किसके कंधों पे आती है, क्लोनिन वेक्टर के कंधों पे। ऐसा क्यों सर, तो जो होस्ट सेल है उसमें नए कैरेक्टर लाएगा कौन, नए कैरेक्टर किसके कारणवश आ लें, क्लोनिन वेक्टर के आने की वजह से आ लें। अब क्लोनिन वेक्टर आएगा तो क्या हो सकता है, या तो वो अकेले आए तो वो कहला जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और वो फॉरेन डीएनए को लेके आए तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कहला जाता है, हाँ कि ना, यस सर। तो अब क्लोनिन वेक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ क्लोनिन वेक्टर में पहली क्या हो जाती है, पहली क्या हो जाती है कि वो आसानी से ता देते हैं हमारे जो फॉरेन डीएनए उसके साथ जुड़ जाए, उसके साथ जुड़ जाए, हाँ कि ना, वो जुड़ जाए हमारे डीएनए से। दूसरा क्या है, वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने में मदद कर दे। तो वेक्टर किस लिए इंजीनियर किए गए, वेक्टर किस लिए इंजीनियर किए गए, वेक्टर वेल इंजीनियर्ड, वेक्टर वेल इंजीनियर्ड, मतलब वेक्टर को बनाया किस लिए गया, वेक्टर को बनाया क्यों गया, ताकि इजी लिंकिंग हो पाए, आसानी से लिंकिंग हो पाए, लैक्सेशन एंजाइम और क्लोनिन यानी डीएनए लाइगेज आसानी से काम करे, तो इजी लिंकिंग के लिए, इजी लिंकिंग के लिए। अब ये लिंकिंग किसके बीच में हो रही है, यार इजी लिंकिंग के लिए, अब ये लिंकिंग किसके बीच में हो रही है, लिंकिंग हो रही है फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए के बीच में, हाँ कि ना। तो इजी लिंकिंग के लिए बनाया गया। दूसरी बात, दूसरा किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि हम आसानी से पहचान सके कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट और लोग असल अलग से पहचान सके, डिफ्रेंशिएट कर पाए, क्या कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए, हाँ कि ना। तो फीचर्स ऑफ क्लोनिन वेक्टर क्या हो जाते हैं, एसेंशियल फीचर क्या है, एसेंशियल फीचर में हम लोगों ने बात की थी वेक्टर क्यों बनाए गए, ताकि इजीली क्लोनिन हो जाए
और इजीली हम लोग रिकॉम्बिनेंट तो नॉन रिकॉम्बिनेंट से वो कर पाए, ताते हैं डिफ्रेंशिएट कर पाए, इस कारणवश वेक्टर बनाए गए। दूसरा, फीचर्स क्या हैं किसी भी कोलोनिन वेक्टर के? फीचर्स क्या हैं कोलोनिन वेक्टर के किसी भी, हाँ कि ना, कि जिसके कारण ताते हैं कोई वेक्टर क्लोनिंग करवा पा रहे, इसे बोल सकते हो फीचर्स दैट आर हेल्पिंग इन क्लोनिंग बाय एन वेक्टर, हाँ कि ना। या जो वेक्टर में एक जो किसी वेक्टर के द्वारा जो क्लोनिंग हो रही है उसमें मदद करे, तो वो फीचर्स क्या हैं? वो फीचर्स हैं, पहला तो ओली साइट होती, ओली साइट नहीं होगा तो एप्लीकेशन होगा नहीं, और ओली साइट अल्लो वेक्टर लाभ क्यों लेते होती, ओली साइट अल्लो तो जरूरी है, अल्लो तो ओली साइट की जरूरत है, इसीलिए ला लें, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली बात तो हो जाती है ओली साइट, हाँ कि ना। अरे ये पीछे कैसे हो गया था, ठीक है, ओली साइट। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा हम लोग तो एक ऐसी चीज चाहिए जो हम लोग तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में क्या कर पाए, अलग कर पाए। तो जो चीज हम लोग तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में अलग अलग करने में मदद करती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सेलेक्टेबल मार्कर्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स। अब ये सर सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर्स ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं या ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं या ऐसे कुछ फीचर्स हैं किसके? क्लोनिन वेक्टर थे, जिसके कारण हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग कर पाते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को भी अलग कर पाते हैं। मतलब हम लोग इन तीनों में से किसे पहचान पाते हैं? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान पाते हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को हम लोग पहचान पाते हैं, हाँ कि ना। और उसमें मदद कौन करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर्स। तीसरा क्या है? क्लोनिन या रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिन या रिकॉग्निशन साइट मतलब जहाँ पे उसमें एक ऐसा क्लोनिन या रिकॉग्निशन साइट क्या होता है जहाँ पे लेक्सटेशन एंजाइम काटता है, तो अल्लाह तो वो ऐसा वेक्टर चाहिए जिसमें रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं चलेगा मतलब जिसमें आसानी से लेक्सटेशन एंजाइम काम कर ही नहीं रहा, तो अल्लाह तो ऐसा चाहिए जिसमें लेक्सटेशन एंजाइम काम कर पाए। और लेक्सटेशन एंजाइम किस साइट पे एक्ट करता है? रिकॉग्निशन साइट पे। तो फीचर्स कौन कौन हो गए? फीचर्स हो गए क्लोनिन वेक्टर थे, ओली साइट, सेलेक्टेबल मार्कर्स और क्लोनिन या रिकॉग्निशन साइट, हाँ कि ना। यस सर। तो नोट्स में देख लेते हैं। ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, आरडीएनए, ठीक है, वेक्टर प्लाज्मिड कट स्पेस, इसके बारे में मैंने ऐड किया है क्या? अगर एनसीईआरटी में नहीं होगा तो मैंने ऐड नहीं किया है मोस्ट प्रोबेबली, तो ये सब एनसीईआरटी से ही मैंने बनाए हैं, ठीक है। बहुत सी अलग अलग बुक, अलग अलग टीचर्स के नोट्स यूज़ करके बनाए हैं, बुक भी यूज़ किए हैं, पर एनसीईआरटी की जो लाइन्स हैं उन्हीं के हिसाब से यूज़ की है, और बहुत सी तो एनसीईआरटी की लाइन्स ही हैं, तो इसमें मैंने शायद ऐड नहीं किए हैं। मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं शायद, हाँ मैंने इसमें ऐड नहीं किए, ठीक है, ऐड नहीं किए। हाँ तो ये तो फीचर्स ऑफ क्लोनिन वेक्टर मेरे में ही था, ये इसमें ऐड किए हैं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बता देते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर आर दी व्हीकल्स विच कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो व्हीकल्स हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो हमारा डिजाइरेबल जीन है उसे कैरी कर लें, उसे क्या कर लें? कैरी कर लें। मैंने भी क्या लिखा था? कैरियर्स, कैरियर्स फॉर ट्रांसफरिंग डिजाइरेबल डीएनए इनटू सुटेबल होस्ट, हाँ कि ना। तो ये एक वेक्टर्स हैं या एक व्हीकल्स हैं जो कैरी कर रहे हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट तो होस्ट सेल के अंदर। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? पहली बात तो साइज, ये छोटे होने चाहिए ताकि इन्हें इजीली एंटर कर पाए, हाँ कि ना। ज़्यादा बड़ा वो वेक्टर होगा तो होस्ट के अंदर घुसने में भी प्रॉब्लम होगी। दूसरी, इनमें ओली साइट होनी चाहिए, इसे नहीं पढ़ेंगे अभी, इसे बाद में पढ़ेंगे, तो ओली साइट बताया नहीं हूँ। ओली साइट सिर्फ इतना बताया होती, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक ऐसी साइट होती है डीएनए पे जहाँ से रेप्लिकेशन चालू होता है। तीसरा, क्लोनिन साइट होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। तो इसके बारे में बता चुका, तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या है? ये किसके लिए होती है? लेस्टेशन एंजाइम के लिए होती है। तो लेस्टेशन एंजाइम हमेशा क्लोनिन साइट या रिकॉग्निशन साइट पे काटता है। और कैसे रिकॉग्नाइज करता है?
लेस्टेशन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है उसकी पैलिंडोमिक सीक्वेंस तो, हाँ कि ना, उसकी पैलिंडोमिक सीक्वेंस तो, और क्या करता है, कट करता है। यहाँ पे लिखा नहीं हो पर हमेशा कट करता है लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, किसके सेंटर से, और पैलिंडोमिक सीक्वेंस, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, हाँ कि ना, और पैलिंडोमिक सीक्वेंस, हाँ कि ना, फ्रॉम सेंटर, सेंटर किसके, पैलिंडोमिक सीक्वेंस के, हाँ कि ना, यस सर। अब ई को आर वन, अरे यार ये क्या हो रहा है पसीने के कारण, सॉरी, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, आगे नोट्स में तो लिख चुका हूँ, इधर क्यों लिखना फिर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ई को येलो कलर लेता हूँ, हाँ, ई को आर वन के बारे में बोला है इधर, ई को आर वन, अबे क्या काला कलर आ गया बे, ये क्या नौटंकी, नौटंकी नौटंकी कर ले तू नौटंकी, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर रहा है, इको आर वन के बारे में, इधर नोट्स में ऐड है। तो ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और कट करता है प्लाज्मिड में, ठीक है। इफ मैनी एंजाइम्स हैव रिकॉग्निशन साइट इन अ प्लाज्मिड वेक्टर इज गुड, ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत से एंजाइम के लिए मैं सेम वेक्टर यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं बहुत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट में सेम वेक्टर यूज कर सकता हूँ, तो मेरी कॉस्ट बचेगी, मुझे बहुत ज़्यादा वेक्टर्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो एक ये भी कारण था अब वेक्टर्स को बनाने था, ताकि एक ही वेक्टर में मल्टीपल मुझे क्या मिल जाए, रिकॉग्निशन साइट मिल जाए, ताकि मुझे एक ही वेक्टर में क्या मिल जाए, बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट मिल जाए। क्योंकि अगर मुझे एक ही वेक्टर में बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट होंगी तो मुझे अलग से अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए डिटरमाइन नहीं करके रखना पड़ेगा कि इस एक्सपेरिमेंट में यही वाला वेक्टर यूज होना है, मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में सेम वेक्टर यूज कर सकता हूँ। तो एक बार मैन्युफैक्चर कर लूँगा, फिर उसे लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर आसानी से कर लूँगा, वरना हर बार मुझे रिसर्च करते अलग अलग स्टेशन एंजाइम के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन साइट वाले वेक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे, हाँ कि ना। इफ मैनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अ प्लाज्मिड वेक्टर इज गुड, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं अलग अलग लेस्टेशन एंजाइम यूज करने का। नोट फॉर अ सिंगल एंजाइम, एक सिंगल एंजाइम के लिए मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट शुड बी अवॉइडेड। अब एक सिंगल एंजाइम के लिए क्यों अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल लेस्टेशन एंजाइम, सर कभी आप बोल रहे हो कि मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट अच्छे हैं, पर कभी बोल रहे हो मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट अच्छे नहीं है, तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, तो मान लेते हैं ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर में मान लेते हैं अलग अलग एंजाइम के लिए एक एक रिकॉग्निशन साइट है, ये है किसी एक इलेस्टेशन एंजाइम के लिए, ये किसी एक इलेस्टेशन एंजाइम के लिए, ये किसी एक, ये किसी एक, ये किसी एक, और ये किसी एक इलेस्टेशन एंजाइम के लिए है। तो मैं क्या 6 अलग अलग प्रकार के इलेस्टेशन एंजाइम यूज कर सकता हूँ, हाँ कि ना। तो जब मैं ये वाला इलेस्टेशन एंजाइम करूँगा तो ये जो प्लाज्मिड है ये बस ऐसे खुलेगा, या जब मैं ये वाला यूज करूँगा तो ये ऐसे खुलेगा, हाँ कि ना। और जब मैं यही वाला यूज करूँगा तो ये ऐसे खुलेगा, जब मैं ये वाला यूज करूँगा तो प्लाज्मिड कुछ ऐसा खुल जाएगा, हाँ कि ना। जब ये वाला यूज करूँगा तो प्लाज्मिड कुछ ऐसा खुल जाएगा, और ये वाला यूज करूँगा तब प्लाज्मिड कुछ ऐसा खुल जाएगा, हाँ कि ना। पर उसकी जगह मैं ये वाला प्लाज्मिड लेता हूँ और इसमें एक ही एंजाइम के लिए मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट हैं, तो क्या होगा, टी जैसे इको आर वन के लिए 3 साइट है, तो इको आर वन क्या करेगा, ऐसे काट देगा, ऐसे काट देगा, ऐसे काट देगा और ये कर देगा। तो क्या ये किसी फायदे के लिए ला मिले। अब डीएनए लाइगेज क्या पता सिर्फ ये वाले को पार्ट तो जोड़े और इस वाले पार्ट तो ना जोड़े, तो मेरा जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल रहेगा वो बस ऐसा बन जाएगा। अब ये काम ही नहीं कर पाएगा, तो बीच में से टूट गया है। और प्लाज्मिड किस चीज़ में काम कर पाता है, जब पूरा सर्क्यूलर है, हाँ कि ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होंगे तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, और जरूरी नहीं थी वो टुकड़े वापस से जोड़ के सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाए, क्या पता वो ऐसे जुड़ जाए थी उनमें ओली साइट हो ही ना, होली साइट एक्सक्लूड हो जाए, तो किसी फायदेमंद ही नहीं बचा। इसीलिए जब एक ही एंजाइम के मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होते हैं तब अवॉइड करना चाहिए, और अलग अलग एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट होते हैं तब वो अच्छा रहता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। फिर चौथा क्या हो जाता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स। चौथा फीचर क्या हो जाता है, फोर्थ फीचर क्या हो जाता है, सेलेक्टेबल
मार्कस, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। अब और क्या है? कुछ नहीं, ठीक है। हम्म, और इसमें से पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में है। ये है एक, बता देते हैं लेस्टेशन एंजाइम के बारे में, बता देते हैं। ये लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे बाद में ही पढ़ेंगे, एट दी एंड वाले में ही, ठीक है। तो ठीक है। अब चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं बस ये ऐड करवाने थे, ठीक है। तो ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, अब किसके बारे में बात करनी है? अब बात करनी है ओलिसाइट के बारे में। अब किसके बारे में बात करनी है? अब बात करनी है ओलिसाइट के बारे में। अब किसके बारे में बात करनी है? अब बात करनी है ओलिसाइट के बारे में, ओलिसाइट के बारे में, हाँ कि ना? अब ओलिसाइट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो इसे कल ही करते हैं ओलिसाइट के बारे में बात। अब तो इसमें फिर समय लग जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा और अच्छे से डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, कल मिलते हैं। जय श्री राम।